Okay, write down the heading graphical method. ग्राफिकल मेथड। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, इन द चैप्टर 3 वी नीड टू लर्न 3 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन विच 2 were already discussed before the break. Okay, the 2 which were discussed was, what were they? Those substitution and elimination. And recently we got to know that graphical method is also part of syllabus. That's why we are learning that. So graphical method. In this method, firstly you should write the first point, that write down graph of a linear equation in 2 variable is always a, कैसा होता है बेटा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्योंकि हम इस चैप्टर में पेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हेन ग्राफ्स ऑफ अ पेयर आर फॉर्म्ड, देन फॉलोइंग 3 situations are possible। ठीक है, हमें 3 सिचुएशन मिलती है। तो वो 3 सिचुएशन क्या है? द फर्स्ट वन, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। सेकेंड वन, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड द थर्ड वन इज लाइन आर कोइंसाइडिंग, है ना। हम इसे लिखते हैं यहाँ पर, आप पॉइंट वेज में लिखते रहो ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। ओके, सिचुएशन क्या है ग्राफ पर वो हमने समझ लिया। नाउ इन सिचुएशन का क्या मीनिंग बनता है? जब लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल होगा? तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल केस में नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइडिंग लाइंस के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नाउ आफ्टर टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन होगा क्या, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, हम ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, है ना। ग्राफ बना लेंगे तो उसके बाद सॉल्यूशन भी तो निकालना है। अब ऐसा तो नहीं कि सॉल्यूशन निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन में फिर से करना पड़ेगा या एलिमिनेशन करके सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें ग्राफ बना करके ही, ग्राफ को ऑब्जर्व करके ही देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो ये ग्राफ बनने के बाद में सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? तो कल हमने समझा था, क्या अनुज आप क्या बोल रहे थे, क्या मिलेगा इसका सॉल्यूशन? इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, वही इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस, ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो ये a, b है, तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर। नो सॉल्यूशन के केस में तो सॉल्यूशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं वैसे भी। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन किसे बताएंगे? ऑल पॉइंट्स ऑन लाइंस।
चाहे पहले लाइन की बात करें या सेकंड लाइन की बात करें, किसी भी लाइन पर हम बात करना चाहें तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इसके सॉल्यूशन माने जाएंगे। दैट्स व्हाई देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, है ना? सबने लिख लिया ये चीज? ये सारी बातें लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे। अच्छा बताओ, ग्राफ बनाने से पहले पता लगा सकोगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनाने से पहले पता कर सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा? कैसे पता करोगे? कौन सी कंडीशन? हाँ बिल्कुल सही, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कैसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है, और जिस तरह का टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा वैसा टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा। मतलब कि अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन वहां पर बन रही होगी तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अगर वहां बन रही होगी तो इसका मतलब लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन वहां बन रही होगी, दैट मीन्स व्हाट? लाइंस विल बी कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ग्राफ बनाने के पहले ही हमें पता होगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। शुड वी मूव ऑन? आगे बढ़े? ओके, नाउ हमें सीखना होगा दैट हाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ, और फिर हम उससे सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। मैं मूव ऑन करूं? सबने लिख लिया? लिखो, फास्ट लिखो बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, बट आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, आफ्टर दैट आप लिखना। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर 3x minus 2y equal to 5 and x plus 3y is equal to 9 using graphical method। जब कभी हमें ग्राफिकल मेथड के लिए कहा जाएगा तभी हम प्रीफर करेंगे ग्राफिकल मेथड। अगर ये बात लिखी हुई नहीं होगी तो भी क्या ग्राफिकल मेथड अप्लाई करोगे? नहीं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड काफ़ी लॉन्ग है ना, ग्राफ बनाना इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमारे पास इससे सिंपल मेथड है, लेकिन क्योंकि यहाँ ग्राफिकल मेथड लिखा है तो हमें उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन। और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। हमें ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे कम से कम। लेकिन मेरी एडवाइस अगर आप समझो तो कम से कम 3 पॉइंट आपको फाइंड करने चाहिए कम से कम, क्योंकि ये आपकी गलती को थोड़ा सा जो गलती का चांस है उसको कम कर सकता है।
इसलिए कम से कम 3 पॉइंट फाइंड करने चाहिए। तो मैं यहाँ 3 पॉइंट फाइंड करूंगा, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है आप सभी को कि आप 3 पॉइंट फाइंड करें। चलिए, तो पहली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फर्स्ट इज व्हाट? 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो किस तरह से हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इस पर फोकस करना। सबसे पहले हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकालनी है। चाहे आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखो या y इन टर्म्स ऑफ x लिखो, ये चॉइस आपकी है। तो मैं फिलहाल x इन टर्म्स ऑफ y लिख दूं यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, हियर वी कैन राइट 3x इक्वल टू 5 प्लस 2y, देन x इक्वल टू 5 प्लस 2y अपॉन 3। ये बना है x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, x इन टर्म्स ऑफ y। आप चाहते तो यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x भी कर सकते हो, नो डाउट एट ऑल, राइट। नाउ अब क्योंकि हमारे पास RHS में वेरिएबल कौन सा है बेटा? y है, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे अपनी चॉइस से, ठीक है। और वो अपनी चॉइस से कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन कल भी मैंने आपसे कहा था, कभी कभी वैल्यूज वैसी नहीं आती है जो कि जिसे हम प्लॉट इजीली कर सके ग्राफ पर, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले ओरली पुट करके देखो। जैसे y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5/3, जिसको आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। फिर y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 1 पे बनेगा 7/3, इसको भी प्लॉट नहीं कर पाओगे। फिर 2 पर बनेगा 9/3, दैट इज इक्वल टू 3। तो दैट इज इजी टू अस, है ना, इसलिए अपन वही यूज करेंगे। तो अपन मानेंगे लेट y इज इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 2/3, x इक्वल टू 9/3, दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया? 3,2 हो गया। अभी दो और निकालते हैं, फिर एक साथ बनाएंगे अपन। नेक्स्ट, अब बताओ, हमें y इक्वल टू 2 पर एक इजी आंसर मिला। अब नेक्स्ट इजी आंसर कौन से नंबर पर मिलेगा? तो कल ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि इस वैल्यू में आपको डिनोमिनेटर को क्या कर देना चाहिए? ऐड। अच्छा, कोई पूछे कि सर ऐड ही करना है क्या, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। यू कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, यू कैन ऐड ऑल्सो, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं फिलहाल ऐड कर देता हूं। अब मैं y की दूसरी वैल्यू क्या रखूंगा? लेट y इज इक्वल्स टू 5, देन x इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 5/3, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 5/3, तो 15/3 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूं? लेट y इज इक्वल्स टू 8 रखनी चाहिए। इसमें अब किसको ऐड कर देंगे भाई? बार बार ऐड करते रहेंगे। तो देन x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 8/3, दैट इज 21/3, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं बेटा। इस टेबल में x y, x की वैल्यू पहली वाली कौन सी है बेटा? 3, और y की वैल्यू पहले केस में 2। नेक्स्ट दूसरे केस में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू नेक्स्ट केस में x की वैल्यू, y की वैल्यू 8। इस तरह से अपने पास एक टेबल बन गई। ये पहली इक्वेशन की टेबल है। ऐसे ही एक टेबल हमने को कौन सी इक्वेशन के लिए बनानी है? सेकंड इक्वेशन के लिए बनानी है, ध्यान देना, है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास में? x प्लस 3y इक्वल टू 9। बताओ कौन से वेरिएबल को कौन से वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंट करें? x इन टर्म्स ऑफ y, ये ज्यादा इजी रहेगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? x इक्वल टू 9 माइनस 3y। अब अपन y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या चॉइस करें सबसे पहले? लेट y इज इक्वल टू 0 रख के देखो, आंसर जो मिल रहा है वो इजी है क्या? अगर 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 0, 9 माइनस 0 दैट इज 9, जो कि इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए अपन 0 रख सकते हैं। तो y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या बनेगा? 9 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 9। फिर नेक्स्ट y की वैल्यू क्या रखें बेटा? 1 रख सकता हूं। देन x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। फिर लेट y इज इक्वल्स टू व्हाट? 2, देन x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ again we have to make a table in which we will put the value of x and y according to the results. So पहले केस में x की वैल्यू क्या थी? 9 और y की वैल्यू 0।
सेकंड केस में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू, थर्ड केस में x की वैल्यू और y की वैल्यू 2। इस तरह से हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए 3-3 सॉल्यूशन आ गए हैं। एक बार हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम ग्राफ पेपर पर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब ग्राफ पेपर पर अपना वर्क स्टार्ट करना है ना, देखो हम करते हैं, यहां पर ध्यान देना। देखो मैं अभी इतना सा पोर्शन यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास यहां पर ओके सी है। देखो बेटा ये अपना ग्राफ पेपर है ना। नाउ यू नो कि ग्राफ पेपर पर जो ब्लॉक्स होते हैं है ना, वो 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं, उसमें 10-10 पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं ना। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी। क्लियर। अब यहाँ पहले आप इन चीज़ों को देख लो कि ये जो एक्स एक्सिस पर नंबर लिखे गए हैं, देखो आप क्या क्या लिखे गए हैं एक्स एक्सिस पर, 3, 5, 7, 9, 6, 3। ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने कितने का गैप लेना पड़ेगा? 1-1 का गैप इनफ है, काम हो जाएगा 1-1 के गैप से, 9 ब्लॉक्स हमें मिल जाएंगे है ना। और अगर हम बात करें किसकी बेटा, y की, तो y के लिए हमें कितने ब्लॉक चाहिए होंगे? 8। ठीक है, तो हमें मिल रहे हैं। अब एक दिक्कत है, फिर भी सुनो, आपने 1-1 का गैप ले लिया, लेकिन हो सकता है कि फाइनली आपको ग्राफ कैसा मिले। देखो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं जिसमें कई स्टूडेंट फंसते हैं। आपको ग्राफ ऐसा मिल जाए बेटा, आपने 1-1 का गैप लिया, आपको ग्राफ ऐसा मिल गया। अब इस ग्राफ से आप सॉल्यूशन निकाल सकोगे क्या? नहीं निकाल सकते। सॉल्यूशन तो आएगा, आपको पता है कि दोनों लाइंस आगे जाके क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी, लेकिन वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अब आपकी ग्राफ पे शो नहीं हो रहा है, और ये एक तरह से इनकरेक्ट ग्राफ है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा वो आपकी ग्राफ पर शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो पहले से पता होगा क्या? पता ही नहीं है यहाँ पर। तो हम फिर अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करेंगे? इस सिचुएशन से बचने के लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही पता लगा सकते हैं। बता सकते हो कैसे पता लगा सकते हैं? हाउ कैन वी? हाँ, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड या बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर रफ में हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा लें तो हमें एक्स और वाई का एक वही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो सॉल्यूशन बनेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x = 3 और y = 2। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन से निकाल लिया। कहाँ निकाला? रफ पर। ठीक है, तो मेरे को जो पॉइंट चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या है बेटा? 3,2 है ना। अब मेरे लिए बहुत इजी है कि मुझे x की वैल्यू जो चाहिए उसमें ये मिल रहा है क्या? ये आ जाएगा, दिख जाएगा मुझे 1 to 9 के बीच में, ये भी दिख जाएगा, और y की वैल्यू जो 1 to 8 ले रहा हूँ उसमें भी ये दिख जाएगा, विच मीन्स मेरा ग्राफ अच्छा बनने वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना 1-1 का गैप लेने पर। लेकिन यही चीज बेटा अगर क्या होता, मान लो एग्जांपल के तौर पे x = मिलता -4 और y = मिलता 16, लेट सपोज, तो क्या करते फिर? तो ध्यान दो, हम एक तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को बड़ा बना के रखते, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस -4 चाहिए होगा ना अपने को, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, और y की स्केलिंग कहां तक जा रही है? 16 तक। तो अपने को गैप जो है 1-1 का नहीं लेकर के कितने का लेना चाहिए? 2-2 का ले लेना चाहिए। 2-2 का गैप लेंगे तो 1 को भी इजीली प्लॉट कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। तो 2-2 का गैप लेने से भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी आपको पहले से ही पता होनी चाहिए ताकि आपका ग्राफ पहली बार में ही सही बन जाए। अगर आपका ग्राफ पहली बार में सही नहीं बना तो एक्स्ट्रा ग्राफ पेपर नहीं मिलता है वहां पर कि सर ये तो खराब हो गया, आप दूसरा लाके दे दो। नहीं बेटा, उसी ग्राफ को वापस इरेज करो और उसको इरेज करके दूसरा जो डायग्राम बनाना है वो वहीं पर ही बनाओ। इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इतना फास्ट रब कर सकते हो कि ग्राफ ही क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, एक ये बन सकता है। दूसरी बात ये बन सकती है कि आपने जो भी रब किया होगा उसका कुछ ना कुछ इंप्रेशन तो पहले भी रहा होगा,
तो वो ग्राफ जो आपका बनेगा वो इतना फेयर नहीं दिखेगा, है ना, जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि पहली बार में ही हम ग्राफ को क्या बना ले, सही बना ले, जिसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ऐसा आपको केवल किस सिचुएशन में करना पड़ेगा पता है, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में आपको सॉल्यूशन निकालने की नौबत है ही नहीं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में लाइंस वैसे भी कोइंसाइड करेंगी। तो आपको अगर ग्राफ बनाना ही है ना, और आपको सॉल्यूशन निकालना ही है, तो वो कौन से केस में निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन के केस में। और यूनिक सॉल्यूशन का पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, तो पहले ही पता चल जाएगा कि इस केस का यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से रफ पर सॉल्व करके देख लेता हूं इसके क्या आंसर आने वाले हैं, और उसको भी मैं अपने स्केल के कंसिडरेशन में ले लेता हूं। तो फिर हम सही स्केल चूज कर लेंगे, सही स्केल चूज करेंगे तो हमारे पास पहली बार में आंसर सही आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, इस बात को ध्यान देना। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे पहले से पता चल गया है बाय द सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन की मेरे पास सॉल्यूशन ये आने वाला है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। नहीं, देखो मेथड उसने ग्राफिकल मेथड बोला है, ये तो हम एक लीगल चीटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लीगल चीटिंग। बहुत तरह की लीगल चीटिंग्स होती हैं एग्जामिनेशन में, जिसका एक ये भी पैटर्न है कि हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, है ना, कुछ इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें हार्ड मेथड यूज करने के लिए बाउंड किया कि ग्राफिकल मेथड यूज करो, है ना, लेकिन हमें सॉल्यूशन को कंफर्म करने के लिए कह दो या सॉल्यूशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए कह दो, इजी मेथड भी अवेलेबल तो हमारे दिमाग में है ही सही ना, तो उसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं, रफ में, और उसको यूज करते हुए हम अपनी जो कैलकुलेशन है वैसी बना लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आ जाए। तो ये मैं आपको कहूंगा कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दिया और फिर एक एक या दो दो पॉइंट निकालते हुए कि ग्राफ बना के दिखा दिया, नहीं। अगर आपने वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दिया, लेट सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एग्जामिनर वहीं सर्कल करेगा और वहीं से उसको कट करके आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शो करना चाहूंगा। लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट जिसने 10th पास आउट किया, रिसेंटली उसने रिवोल्यूशन के लिए, उस समय रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था, रिसेंटली उसकी कॉपी आई है ना। आज ही मैंने उसकी कॉपी को वापस रीचेक किया, मतलब जो भी एग्जामिनर ने चेक किया था उसको वापस मैंने क्रॉस चेक किया। मैं उस कॉपी को देख करके इतना शॉक्ड हूं कि मैं, मतलब आपको जब कॉपी दिखाऊंगा ना तो किस तरह की चेकिंग होती है, यू विल डेफिनेटली शॉक्ड कि ये क्या क्या ही तरीका अपनाते हैं कॉपी चेक होने का। आपको बहुत शॉकिंग नेचर लगेगा कॉपी चेक होने का, तो वो मैं जरूर शो करना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद भी बहुत कुछ शॉक्ड हुआ आज उसकी कॉपी देख करके, क्योंकि कई चीज़ों में मुझे लगा कि यहाँ मार्क्स मिलने चाहिए थे, मार्क्स नहीं दिए गए, कई जगह पर मार्क्स बनते ही नहीं है, वहाँ मार्क्स दे दिए गए, तो काफ़ी मिला जुला एक्सपीरियंस था। तो उसे समय डिसाइड कर लिया था कि एक बार आपके सामने वो शेयर करूंगा मैं, वो कॉपी और पेपर दोनों मेरे पास हैं, लेकिन समय आने पर उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एग्जामिनर किन किन मेंटलिटी से कॉपीज चेक करते हैं, है ना। दिस बोर्ड एग्जामिनेशन इज ए एग्जाम ऑफ नॉट ओनली योर एफर्ट, बल्कि आपके लक का भी एग्जाम है, ये टोटली लक का एग्जाम है। टोटली का मतलब इसमें लक भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉपी किस एग्जामिनर के हाथ में जाती है। तो यू हैव टू, आपको मेहनत करने की तो जरूरत है ही सही कि आप प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज भगवान के सामने प्रार्थना करने की भी जरूरत है कि भगवान कॉपी जो है एक सही इंसान के हाथ में भेजना ताकि वो मार्किंग सही करे, है ना, क्योंकि एक बार मार्किंग हो गई तो उसके बाद चीजें बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। आरबीएससी ने रास्ते खोले हैं ऑब्जेक्ट करने के, लेकिन वो इतने पेचीदा हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हम कभी आगे बढ़ने की सोचेंगे ही नहीं। जो मार्क्स पहली बार में आ जाते हैं ना, ज्यादातर केस में 95% केसेस में उन मार्क्स को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्टूडेंट और पेरेंट्स की तरफ से। रीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन के बाद में ऑब्जेक्शन, ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि सब ये सोचते हैं जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। तो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं बने, इसलिए मुझे वो कॉपी दिखानी है तो बताऊंगा मैं आपको, है ना, वो चीज। चलिए,
मैं आगे बढ़ता हूं इस चीज को सिखाने के लिए। तो यहां पर अपन सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं बेटा। मुझे बताओ एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? आर यू श्योर? तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को प्रॉपर्ली ले लेता हूं यहां पर, है ना, ज्यादातर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लूंगा। तो इस तरह से मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज द वाई एक्सिस। और बताओ कि वाई एक्सिस का कौन सा पोर्शन चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो, मतलब कि जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे कौन से एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, वही ग्राफ पर ज़्यादातर शो होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की रिक्वायरमेंट लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन ज़्यादा हाईलाइट किया है। नाउ वी नो इट इज वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस। ओके, सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू एक्सिस इज ऑलवेज 0, इसको तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हमने क्या डिसाइड किया स्केल लेने का, 1 1 का स्केल लेने का। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हमारा काम हो जाएगा इससे, मानते हो? चलिए वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पर 8 तक है ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सी हियर, सबसे पहले एक ही लाइन के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ऐसा मिक्स नहीं करना है, इसको भी कर लिया इसको भी कर लिया फिर लाइन बना रहे, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा पॉइंट किससे मिलाना है। पहले एक ही लाइन के, पहला पॉइंट है 3,2। तो आपको पता ही है कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये सिखाने की जरूरत है क्या? तो ये मान लिया अपन ने पहला पॉइंट ए मान लिया ना, दिस इज पॉइंट ए, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, अच्छा ये भी शो नहीं होगा। दिस इज पॉइंट ए, फिर 5,5, सो 5,5 इज हियर पॉइंट बी, और 7,8 इज हियर, दैट इज सी पॉइंट, है ना। इन तीनों पॉइंट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, स्केल से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो स्केल से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड ज्वाइन नहीं करना, ध्यान रखना। अगर आपने फ्री हैंड ज्वाइन किया तो दैट विल बी अ मिस्टेक। अब देखो यहां पर आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है अपने को, सी हियर, ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली यहां पर, है ना, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये अपने पास पहली लाइन आ गई। सेकंड लाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 9,0, तो 9,0 देखो, 9,0 इज हियर, ठीक है, दिस इज द पॉइंट बी। नेक्स्ट 6,1, 6,1 इज हियर, दिस इज द पॉइंट ई। नेक्स्ट 3,2, सो 3,2 इज हियर, दैट इज पॉइंट ए। इसको दोबारा नाम देने की जरूरत ही नहीं है। अगेन वी विल join these by using scale। सही है, सो हमने यहां पर दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब दोनों लाइन की इक्वेशन लिख दें अपन बेटा। चलो मैं तो इक्वेशन वगैरह लिख लेंगे, लेकिन यहां से हमें क्या दिख रहा है कि लाइंस आर एट 1 पॉइंट, और यही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, क्योंकि हमें पहले पता लग गया था इसके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों? 3,2, है ना। दीज आर इंटरसेक्टिंग एट 3,2, विच मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर। और देखो मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि हम इसको किससे चेक कर चुके थे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से चेक कर चुके थे। इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब ग्राफ पर और क्या क्या करना होता है ये बात ध्यान दो। ग्राफ पर पूरा का पूरा वर्क किससे होगा? केवल पेंसिल से होगा। एक बात ही ध्यान देना, ग्राफ के पीछे का पेज यानी कि बैक पेज जो होता है वो खाली होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, या अगर उसमें लाइनिंग आ भी जाए तो ग्राफ के पीछे लिखा गया कोई भी मैटर आंसर का पार्ट नहीं माना जाता। आपको ग्राफ से रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो आपको अपनी मेन आंसर शीट के अंदर ही
लिखनी है। इज इट क्लियर? और ग्राफ को हमेशा उसी जगह अटैच करना है जहां आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, उसे कॉपी के बिल्कुल पीछे, कॉपी के बिल्कुल आगे, है ना, या इधर उधर नहीं लगाना है। उसे हमेशा कहां लगाना है? जिस आंसर शीट के जिस पोर्शन में या जिस 2 पेजेस के बीच में आपने उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, ताकि एग्जामिनर को इजी रहे। क्लियर है चीज? अब देखो ग्राफ पर और क्या लिखना होता है। अब क्या हमने यहां पर एबीसी नाम दिया था? पॉइंट का नाम नहीं दिया था, तो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे अपने को। बताओ क्या क्या लिखें? जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, क्या लिखें? 5,5, दिस इज 7,8, दिस इज 9,0, और ये तो पॉइंट्स हो गए। इसके बाद लाइन की इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी बेटा। लाइन की इक्वेशन देखो, पहली लाइन की इक्वेशन क्या है? पहली लाइन की इक्वेशन थी अपने पास में 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये अपन ने पहली लाइन की इक्वेशन लिख ली। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस 3y इक्वल टू 9। लाइन के वहां लाइन की ही इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन इसी लाइन की थी, इसलिए वहां लिखी है। ऐसा नहीं कि ये यहां लिख दो और इसे यहां लिख दो, गड़बड़ी हो जाएगी ये तो, है ना। लाइन के वहां पर ही जहां पर हमें स्पेस मिल रहा है, चाहे वो कहीं पर भी मिले, स्पेस जहां मिल रहा है वहां पर लाइन की इक्वेशन लिख देनी चाहिए। इसके अलावा हमें स्केल लिखनी पड़ती है बेटा। स्केल लिखते हैं एट, दोनों एक्सिस पर हमने सेम स्केल लिए ना, तो एट बोथ एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल फॉर्म होता है एक्सेस 1 सेंटीमीटर। ये जो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, ये किसके यूनिट के बराबर लिया? 1 यूनिट के बराबर लिया। ठीक है, दोनों एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट बनाया है, ऐसा हमने शो कर दिया। दिस इज द फुल वर्क ऑफ ग्राफ। हाँ, अब वो ग्राफ पर आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा और डेट लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सब वहां वैसे भी मैंडेटरी रहता है, ये वाली बात है। लेकिन अभी तक हमने इसका आंसर नहीं बताया है थ्योरेटिकल वे में, तो अब हमें को क्या लिखना पड़ेगा? अब इसके बाद में लिखना पड़ेगा बेटा, सी हियर